तो साथियों हम लोग सॉल्व कर रहे थे विजन एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस के लिए। तीसरी प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे और इसका हम लोग पार्ट ए सॉल्व कर लिए थे, यानी आधा हो गया था और मैं बोला था जस्ट इसके बाद पार्ट बी हम लोग करेंगे। तो दोस्तों पार्ट ए में ज्यादातर आपके कंसेप्चुअल प्रश्न थे और जो पार्ट बी हम लोग करने जा रहे हैं ज्यादातर इसमें आप फैक्चुअल डाटा से रिलेटेड आपको प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में आप लोग देखेंगे तो ज्यादातर प्रश्न, अधिकांश प्रश्न उसमें डाटा और फैक्ट बेस्ड होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक से बढ़कर एक आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी करंट से रिलेटेड, और जो भी स्टैटिक है उसे करंट से जोड़कर बनाया गया है ताकि आप समझ सके कहां प्रश्न कहां से आते हैं, कैसे बनते हैं, प्रश्न बनने का जो तरीका होता है और किसका चांस ज्यादा होता है, ये सब आपको पता चल जाएगा। आपको इस बात का भी अंदाजा लग जाएगा कि हमें किस टॉपिक पर फोकस करना है। बहुत ही बेहतरीन संस्था का बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस सेट है। तो चलते हैं हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 में आपको दिया है, एक तरफ आपको अनुच्छेद दे दिया गया है, दूसरे तरफ उससे संबंधित उसका विषय दिया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद और विषय आपस में मैच कर रहे हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये सब जो होते हैं दिमाग में ज्यादातर जो फैक्ट बेस रहते हैं, तथ्य रहते हैं, डाटा रहता है, दिमाग में रहता नहीं है, तो हम लोग कुछ ऐसा कनेक्शन बनाते हैं क्योंकि वो हमारे समय लंबे समय तक हमारे दिमाग में याद रहे। तो अनुच्छेद 248 अ से 48, अ से अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं, जो केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं वो है। तो यहां पर दिया है सच में अवशिष्ट विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, ये तो सही हो गया आपका। और 250 में आप लोग देख रहे हैं यहां पर जीरो है, तो जीरो से दिमाग में एक कनेक्शन बना लीजिए कि इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगती है तो सब कुछ जीरो हो जाता है। तो आप लोग जानते हैं, तो आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची पर संसद जो कानून बनाता है ये, तो जीरो देखते ही आपातकाल समझ जाइएगा, यानी 250। और 252 को देखें तो संसद राज्यों की सहमति से केवल उन्हीं राज्यों के लिए कानून बना सकती है, तो ये भी सही है। और यहाँ पर 254 में आप लोग देखते हैं गांव में जब झगड़ा होता है तो हम लोग कहते हैं चाव चाव, यानी जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में झगड़ा होता है उनको कानूनों को लेकर, तो केंद्र सरकार के कानून की मनाही होती है, उनकी विजय होती है। तो यहाँ पर लिखा है राज्य और केंद्रों के बीच विधायी टकराव की स्थिति में राज्य का कानून प्रभावी होता है। तो मेरे भाई राज्य का नहीं होता है, यह केंद्र का प्रभावी होता है। तो यहां देखें छोटी छोटी गलतियां दी, एकदम सरल होते हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी मिर्च ऐसा डाल देते हैं जो आप उसे पकड़ लिए तो आप समझ जाओगे गलत है। यानी ये चौथा आपका मिसमैच हो गया। तो आपका जो होना चाहिए 1 2 3 सही है आपस में, ये वाला बहुत अच्छा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 को देखें तो ये भी आपको फैक्ट बेस है, एक तरफ आपको स्थान और व्यक्ति दे दिया गया है, दूसरी तरफ आपको विशेषता दे दी गई है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ थानेश्वर को, क्योंकि हम लोग दोस्तों बैकग्राउंड हम लोगों का साइंस था, केमिस्ट्री से एमएससी करके आए थे जब शुरू में यूपीएससी करने, तो ये सब चीजें याद नहीं होती थी, तो कुछ दिमाग में कनेक्शन बनाते थे जिससे हमेशा के लिए याद हो जाए। तो थानेश्वर से थाना समझ लीजिए, थाना में लोग जाते हैं तो अच्छे अच्छों का विचार बदल जाता है, तो अभिचार क्रिया के लिए प्रसिद्ध। तो यस, थानेश्वर क्या था, अभिचार क्रिया के लिए प्रसिद्ध था। तो ये आपका यहां से कनेक्शन हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्ष का मतलब दोस्तों खुशी और उल्लास होता है, तो हर्ष और जब आप खुशी और उल्लास होंगे तो आपकी शकल ईश्वर जैसी लगने लगती है, ऐसे समझ लीजिए शकल लो पथारेश्वर, तो ऐसे करके हर्ष का यहां पर कर दीजिए। और कन्नौज जानते हैं, आपके जो पूर्व सीएम अखिलेश यादव इस समय वहां से सांसद भी हैं। तो कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है, इत्र जब महकता है तो अच्छे अच्छों को मदहोश कर देता है, तो कन्नौज महोदय श्री नाम से प्रसिद्ध। यस, और बचा है एक आपका पुलकेशियन देती, इसे आप लोग जानते हैं एहोल प्रशस्ति में हर्ष का उल्लेख करता। तो आप लोग समझ गए होंगे, अब सारी चीज आपके दिमाग में कनेक्शन बन गया होगा। ए वाला 3 पर, बी वाला 4 पर, तो ए वाला 3, बी वाला 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 77 का ए। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं, बहुत अच्छा फैक्चुअल प्रश्न है। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से दार्शनिक हैं जिन्होंने धर्म को जनसाधारण का नशा कहा है, जनसाधारण का नशा उन्होंने कहा है, यानी एक तरह का जनता की अफीम बोला है धर्म को। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स ने 1844 में एक किताब लिखा, 1844 में एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था दोस्तों क्रिटिकल ऑफ द हीगल फिलॉसफी ऑफ राइट। तो इसी में उन्होंने कहा कि धर्म एक तरह का ऐसा अफीम है जो जनता को तार्किक बातें सोचने नहीं देती है,
उसको मूल मुद्दों से हटाकर सोचने पर मजबूर कर देती है। तो यही कार्ल मार्क्स ने कहा है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। आगे देखें अगर हम लोग 79 में, तो इसमें कह रहे हैं आचार्य कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा है। तो आचार्य कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा है ये आपको बताना है यहाँ। तो आप लोग जानते हैं एक मानवीय संस्था के रूप में कौटिल्य, जिन्हें हम लोग चाणक्य कहते हैं, यही चाणक्य, तो उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन वो पॉलिटिकल से संबंधित था। तो उन्होंने राज्य को एक मानवीय संस्था माना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। आगे दोस्तों, अब सारे यहाँ पर तो कोई दम नहीं है, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आपसे परिचय करवाना कि किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं और कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए। तो आप लोग जानते हैं सपा जोड़ा गया था, SPA, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता जोड़ा गया था। तो यहां पर कौन सा यहां पर जोड़ा गया था, इसमें से सपा में से क्या है, केवल समाजवादी है, बाकी और नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहां सी हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा। आगे देखें हम लोग, यहां पर 81 में क्या है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 और 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं 17.5-18% के आसपास रही है। तो 18 करोड़ के आसपास बढ़ी थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 181 मिलियन, यानी मिलियन को हम लोग यहाँ करोड़ में करेंगे, 10 से भाग देंगे तो 181 मिलियन का 18 करोड़ के आसपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा हम लोगों का। आगे अगर हम लोग ये 82 को अगर देखें, तो इसमें कह रहे हैं कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा जैव रासायनिक रूपांतरण है। तो जैव रासायनिक रूपांतरण यहाँ पर कौन है दोस्तों, ATP से ADP, और यहाँ पर फास्फाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ATP आप लोग जानते हैं एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, और जब ATP का जल अवघटन होता है तो ADP और अकार्बनिक जो फास्फेट होता है उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी होगा। अगर हम लोग ये 83 को अगर देखें, तो निम्नलिखित अम्लों एवं उनके प्राकृतिक स्रोतों का युग्म दिया है। यहाँ कुछ एसिड दिया गया है और उनके प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, उससे यहाँ पर मिलाया गया है। तो जो असंगत है उसे आपको यहाँ पर बताना है, भाई यही असंगत है, यह मेल नहीं खा रहा है, यह गलत है, यानी गलत वाले को बताना है। तो एस्कार्बिक एसिड आप लोग जानते हैं, नींबू में एस्कार्बिक एसिड होता है, और माल्टोस, यहाँ पर माल्ट में माल्टोस होता है, और एसिटिक एसिड दोस्तों ये तो सिरका में होता है, दही में नहीं होता है। तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर गलत दे दिया है। ऑप्शन नंबर देखते ही आप लोग कर देंगे हाँ यही गलत है। और फार्मिक एसिड आप लोग जानते हैं लाल चींटियों वगैरह में ये सब पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 84 में, तो क्या है हम लोगों का 84 में, निम्नलिखित में से इंसुलिन का सही वर्गीकरण क्या है। तो इंसुलिन आप लोग जानते हैं जो हमारे शुगर लेवल को बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है। तो एक तरह का क्या है, प्रोटीन हार्मोन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका, इंसुलिन, जिसे हम लोग पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन बोलते हैं। अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाओं, यानी जो कह सकते हैं दीपिकाओं की जो बीटा कोशिकाएं होती है वहां से ये इसका सेक्रेशन होता है। आगे अगर हम लोग देखें ये 85 वाले में, तो कह रहे हैं अग्निरोधक यानी फायर प्रूफ, यानी आग से बचने के लिए जो आग बुझाने वाले होते हैं वो लोग जो कपड़े पहनते हैं फायर प्रूफ के कपड़े, उसके निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों एल्युमिनियम सल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। कभी कभी एल्युमिनियम सल्फेट का दोस्तों फार्मूला पूछ लेता है, तो Al2SO4 तो सल्फेट हो गया, और एल्युमिनियम का आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए इसका थ्राइस करना पड़ेगा। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला यही है। आगे अगर हम लोग ये 86 वाले को देखें, तो यहाँ पर आपको यूपी स्पेशल से रिलेटेड कुछ बातें दिए गए हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार नगरों को अवरोही क्रम में लिखना है। जनगणना के अनुसार निम्नलिखित नगरों को जनसंख्या के अवरोही क्रम में इसे हमें बताना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप लोग यहाँ पर देखते ही थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, भाई गाजियाबाद में यहाँ पर सबसे ज्यादा है, गाजियाबाद यहाँ पर पहले नंबर पर होना चाहिए। तो चले देखते हैं हम लोग यहाँ पर कहाँ कहाँ गाजियाबाद, केवल यही है। यस, हमें मिल गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो दिया है इसमें सबसे ज्यादा गाजियाबाद का ही है, तो हमें मिल गया, इसमें कोई वो नहीं है। तो गाजियाबाद के देखेंगे तो लगभग उसमें
46 लाख के आसपास, और 44 लाख के आसपास आगरा में, फिर वाराणसी, फिर मेरठ में है लगभग 34 लाख के आसपास। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगर हम यहां पर देखें, मैं फिर कहता हूं दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से देखा करिए, उसके बाद आंसर देखेंगे तो आपकी जो एक तार्किक शक्ति है वो और मजबूत होगी। तो कह रहे हैं हम निम्नलिखित घास क्षेत्रों और उनके महाद्वीपों से सुमेलन पर विचार कीजिए। तो कुछ आपको घास भूमि क्षेत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो किस महाद्वीप पर हैं, ये रिलेट करके आपको बताना है कि भाई यहाँ पर हमारा सही कौन है, सही सुमेलन यहाँ पर क्या है। तो देखें, प्रेरीज आप लोग जानते हैं उत्तरी अमेरिका में है, यस, और उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज है, और ये पंपास दक्षिणी अमेरिका में है, स्टेपीज यूरोप में है, और विल्ड दोस्तों, विल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, विल्ड दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में है। तो यहाँ पर ये चौथा नहीं होना चाहिए हमारे ऑप्शन में, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 87 का बी। आगे अगर हम लोग चलें दोस्तों, 88 वाले को देखें तो एक तरफ आपको पर्वत दे दिया है, मिलाना है, मिलाने वाले प्रश्न को हम लोग तुरंत तोड़ देते हैं, थोड़ी सी ही जानकारी में वो टूट जाता है। तो एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ देश, कौन सा पर्वत किस देश में है बताना है मिलाकर हमें। तो माउंट किलाबानू, अल अरबुर्ज, एकांगुआ, किलीमंजारो। तो किलीमंजारो आप लोग जानते हैं, हम लोग गांव में कहते हैं ताना मारना। तो यहाँ पर देख रहे हैं तंजानिया मारो यहाँ पर है, तो किलीमंजारो, तो किल मतलब एक तरह का कहते हैं मारना, और यहाँ पर तंजानिया मतलब ताना कह सकते हैं हम लोग, गांव में खूब चलता है ताना मारना। तो ये डी वाला आप पे 3 पर आ जाएगा। तो डी वाला 3 पर 2 जगह है, तो हमारा इसको हम सामने से हटा दें, इस ऊपर में से ही कोई आंसर होगा। एकांगुआ, एकांगुआ क्या है, दक्षिण अमेरिका, यहाँ तो नहीं है। तो एकांगुआ, अल्बुर्ज, माउंट किलाबालू, तो इसमें से हमारा कौन सा हो सकता है दोस्तों, ये तो एकांगुआ दोस्तों अर्जेंटीना है, यस यस, एकांगुआ, यस। अगुआ, इसको हम लोग ऐसे याद करे थे, एकांगुआ अगुआ टाइप का नाम है, अगुआ जिसको पकड़ लेता है तो उसका शादी अर्जेंट में करवा देता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, सी वाला 1 में आ जाएगा हमारा, तो सी वाला 1 में केवल बी के पास है, तो हम कह सकते हैं ये ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। और हम लोग अब इसके आधार पर मिलाना चाहें तो हम लोग मिला सकते हैं, बी वाला हमारा 4 पे जाएगा, नाम से ही लग रहा है ये अलबुर्ज ईरान का ही होगा, और माउंट किनाबालू ये मलेशिया का। चले हम लोग, आप लोग ऐसे ऐसे कुछ छोटे मोटे कनेक्शन बना लेंगे तो लंबे समय तक आपके दिमाग में याद रहेगा, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो ये सब चीजें क्योंकि हम लोगों ने देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो किताबों में पढ़ा, तो इसका भूलने का चांस ज्यादा होता है। आगे अगर हम लोग देखें 89 में हमारा क्या है, तो दिया है दोस्तों हम लोगों का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि हमारा सही कौन सा है। तो देखते हैं हम लोग, कथनों पर विचार करके बताएं सही कौन सा है यहाँ पर। तो भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक का लेखन एमएस रंधावा ने किया है, यानी भारतीय कृषि का इतिहास एक बुक है, इस पुस्तक का लेखन एमएस रंधावा ने किया है, यस बिल्कुल सही, ये तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस पुस्तक जो भारतीय कृषि के मतलब विकास और ऐतिहासिक यात्रा वगैरह पर ये सब लिखी गई है, कैसे उसका कैसे कैसे विकास हुआ भारतीय कृषि का। तो आप लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं, सनई हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल मानी जाती है, यस सनई, आप लोग गांव के होंगे तो सनई और ढैंचा वगैरह ये सब जो होती हैं, अगर गांव से होंगे तो समझ रहे होंगे, ये सब खाद के लिए प्रयोग की जाती है, हरी खाद के लिए। तो दोनों यहाँ पर सही है आपके, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग 90 वाले को देखें तो एक तरफ आपको कथन दिया गया है और दूसरे में कारण दिया गया है, तो कथन कारण को पढ़कर हमें सही उत्तर को देना है। तो आप लोग भी यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, यस आप लोग काली मिट्टी को जानते हैं, क से काली, क से कपास, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी को ही ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं ये, और जल धारण क्षमता काली मिट्टी की अधिक होती है, बहुत सारे फैक्ट बनते हैं काली मिट्टी से, तो याद कर लेंगे आप इसे। तो ये तो आपका सही है। अब क्यों सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसका कारण दिया है, काली मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है, जी बिल्कुल होती है, यह गीली होने पर चिपचिपी तथा सूखने पर दरार युक्त हो जाती है, इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाला कहते हैं, ऐसा लगता है कि ये जोत दी गई है फटने की वजह से। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, तो दोनों सही है क्योंकि कथन भी सही है, कारण और कारण ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आपका ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिया है, मौर्य काल में पौतवा अध्यक्ष
किस कार्य से संबंधित था? तो दोस्तों पौतवा अध्यक्ष यहाँ पर आप लोग देखते होंगे, यहाँ पर मौर्य काल में पूछा जा रहा है किससे संबंधित था। तो हम लोग जानते हैं दुकान पे हम लोग कुछ लेने जाते हैं तो पौवा बोलते हैं, एक पौवा ये दे दो, एक पाव ये दे दो, तो पाव से यहाँ नाप तौल होता है, तो नाप तौल से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे याद रख लीजिए, पौवा और नाप तौल, तो ऑप्शन बी हो गया। और हम लोग 92 को देखें तो यहाँ पर कुछ आपको दे दिया गया है, आपको कुछ कनेक्शंस बताना है सही कौन सा है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो 1556 में हुआ था, ये अकबर और राणा के बीच, तो ये तो सही है। बिलग्राम का युद्ध 1540 हुमायूं शेरशाह के बीच, ये भी सही है। खुसरो का जो विद्रोह हुआ था तो 1606 में, तो ये जहांगीर से रिलेटेड है। और यहाँ पर खानवा, तो ये 1527 बाबर के बीच हुआ है, बाबर से रिलेटेड था पानीपत के बाद, तो ये भी सही है। तो 92 का आपको जो हुआ दोस्तों, ये सब के सब सही है। ऑप्शन नंबर ये आपका डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग ये 93 को देखें तो मुगल सम्राट अकबर किस सूफी संत की अजमेर स्थित, मतलब कि सूफी संत जिनका मतलब अजमेर में दरगाह था, वहां बार बार दर्शन करने के लिए जाता था। तो जानते हैं अंत में उन्हीं के प्रभाव बहुत ज्यादा आ गया था, चिश्ती। तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। इसके बारे में आप लोग जानते हैं, यहाँ मन्नत भी उन्होंने माना था अपने बेटा पैदा होने की। आगे अगर हम लोग देखेंगे 94 वाले में, तो यहाँ आपसे कह रहे हैं, आपको वही फिर कुछ आपको क्रोनोलॉजी दी गई है, क्रोनोलॉजी में देकर आपको बता रहे हैं, बताना है सही कौन सा है। तो यहाँ होम रूल आंदोलन, तो इसमें आपको सारी चीजें बहुत पेशेंस रख के करना हो, क्योंकि बहुत जो सरल होती हैं वो कभी कभी आप जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। होम रूल 1916 में, यस। और खिलाफत आंदोलन 1919 में, और ये 1919 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो देख सकते हैं आप लोग क्रोनोलॉजी में, क्रोनोलॉजी का मतलब ये होता है सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी हुई, इसके बाद, उसके बाद, उसके बाद अंत में कौन सबसे लेट हुई। तो सबसे लेट यहाँ पर देख रहे हैं चौथी हुई है, तो चौथी इन्हीं दोनों में केवल है, तो इसको पहले से यहाँ तीनों में है, अच्छा सॉरी, तो यहाँ तीनों में है। तो सबसे पहली कौन सी हुई थी, होम रूल एक, तो एक यहाँ पर केवल है, यानी 1 2 3 4 सब सीधे के सीधे हैं, बी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग ये देखें 95 में, तो कह रहे हैं कि 1817 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, इसकी स्थापना किसने किया था, ये आपके यहाँ बताना है। तो यहाँ पर ईश्वरचंद विद्यासागर नहीं, ये तो नहीं, विधवा विवाह से रिलेटेड थे ये। और हेनरी विवियन डेरोजियो, तो हेनरी विवियन डेरोजियो तो ये भी नहीं थे। और राजा राम मोहन राय थे, यस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय दोस्तों। ये कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे अगर हम लोग यहाँ 96 को देखें, तो भारत में क्रिप्स मिशन जो 1942 में हुआ, फेल हो गया था, जिसके चलते भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यकाल में भेजा गया था? तो आप लोग जानते हैं किस ब्रिटिश मंत्री कार्यकाल था ये, तो ये तो था, ये चर्चिल था इस समय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, चर्चिल ही था, यस। आगे देखें अगर हम लोग, ये 1918 में कह रहे हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों संस्थापक एक और वहां पर गुजराती थे, उनके साथ महात्मा गांधी थे, तो वो जो गुजराती साहब थे उनका नाम तो इसमें नहीं है, महात्मा गांधी का है, तो इन्हीं का हम लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि दोनों के सहयोग से वो हुआ था, केवल महात्मा गांधी जी की उससे नहीं हुआ था, दोनों थे इसमें, तो एक ट्रस्टीशिप के तहत। आगे अगर हम लोग देखें 98 में, तो कह रहे हैं कि सुबह ए आज़ादी, सुबह ए आज़ादी शीर्षक से प्रसिद्ध कविता किस कवि के द्वारा रची गई है? तो किस कवि के द्वारा ये रची गई है दोस्तों? यहाँ पर आपको दिया है साहिर लुधियानवी, यस, ये तो नहीं थे। फैज़ ए अहमद फैज़, यस, जिसे हम लोग फाफ बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 98 का आपका बी हो जाएगा। ये भारत की स्वतंत्रता पर लिखी गई है, 1947 की जो भारत की आज़ादी है उस पर ये लिखी गई है, सुबह ए आज़ादी नाम से ही है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। और 99 का अगर हम लोग देखें,
तो कथन यहाँ है और बाकी सब इसके ऑप्शन उधर हैं अगले पेज पर। तो कथनों पर विचार करके हमें बताना है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। तो यस, बंगाल के आप लोग जानते हैं जब 1772 का एक्ट आया तो ये बना था, तो गवर्नर जनरल। तो ये वाला तो आपका सही है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। तो यस, ये भी कथन सही है दोनों। तो दोनों के दोनों सिंपल से कथन थे, ये दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये आपका सी हो जाएगा ऑप्शन। आगे अगर हम लोग 100वें वाले को देखें तो इसमें आपसे जो कहा जा रहा है कि वही है, इसमें कथन कारण को दिया गया है। कथन कारण को देकर आपसे पूछ रहे हैं कि ये वेवेल योजना 1945 में जो आई थी, इसके अनुसार कार्यकारी परिषद और हिंदू मुस्लिम सदस्यों की संख्या को समान रखने का प्रावधान था। तो यस, वेवेल योजना इसी संबंधी थी, कार्यकारी परिषद से था, और जिसे मतलब कार्यकारी परिषद में हिंदू मुस्लिम सदस्यों की जो नंबर से संख्या है उनको बराबर किया जाए। ये तो सही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में संविधान सभा का गठन करना कर स्थायी संविधान बनाना। तो ये यहाँ पर फैक्ट गलत है, यहाँ पर इसका ये कनेक्शन नहीं था, केवल पहला सही है। तो हम कह सकते हैं कि ए सही है, लेकिन आर यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 101 वाले में, तो इसमें सिंपल सी बात लिखी गई है कंप्यूटर से रिलेटेड। कौन सा युग्म सुसंगत है? तो रैम कह रहे हैं अस्थाई स्मृति है। तो रैम तो आप लोग जानते हैं ये स्थाई नहीं, ये अस्थाई होता है। रैम रोम के बारे में खूब पढ़े होंगे, तो ये गलत हो गया आपका। और रोम केवल पढ़ने के लिए, यस, ये अस्थाई मेमोरी होती है जो पढ़ने योग्य केवल काम आती है। तो यस, यही सही है आपका। आगे अगर हम लोग 102वें वाले में देखें तो कौन सा युग्म आपका सुमेलित है? तो कौन से जोड़ा आपका सुमेलित है? तो चार्ल्स डार्विन, द प्रिंस, कैथरीन मेयो, मदर इंडिया। तो यस, ऑप्शन नंबर बी यही सही है, कैथरीन। कह रहे हैं कि किस भारतीय नदी के किनारे, यानी ऐसी वो कौन सी नदी है जिसके किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 में शामिल किया गया है? तो वो कौन सा है? यहाँ पर आपको दिया है कि साबरमती नदी, गोमती नदी, मूसी नदी और घग्गर नदी। तो आप लोग जानते होंगे यहाँ पर ये जो मूसी नदी है, ऑप्शन नंबर बी, ये मूसी नदी दोस्तों कहा है। मूसी नदी मतलब आप देखेंगे तो तेलंगाना के अनंतगिरी जो पहाड़ी है ये वहां से निकलती है। तो इसी के नदी के किनारे के जो है मतलब किया गया है, ये वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 में शामिल किया गया, इसके किनारे जो ऐतिहासिक इमारत है। अब ये चौथे वाले को अगर हम लोग देखें तो हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार ध्वनिक निगरानी तकनीक का उपयोग करके घास भूमि पंछी की गणना की गई? तो यहाँ पर आप लोग देखे होंगे, अभी ये हाल ही की घटना है। तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा आपका। अगर हम लोग ये अब देखें ये 5वें वाले को, तो कह रहे हैं कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 वाली आई है। जानते हैं ये हर 2 साल पर आती है। तो है तो डाटा ये 2023 का, लेकिन 25 में आई है। इसके पहले 2021 वाली डाटा आया था 2023 में। तो इसी के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। तो इसे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया गया है और यह प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित होता है। बिल्कुल यही मैंने बताया। और ISFR यानी भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में कुल 751 जिलों को कवर किया गया है। तो 751 जिलों को इसमें कवर किया गया है, जबकि 2021 की रिपोर्ट में केवल 636 जिले सम्मिलित थे। तो जो बिल्कुल दोनों सही है, तो यानी जिलों की संख्या इसमें बढ़ाई गई है, 636 से 751 किया गया है। तो दोनों बातें यहाँ आपकी सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे अगर हम लोग ये 6वें वाले में देखें तो कह रहे हैं इजराइल में सामूहिक कृषि बस्तियों को किबुत जिम कहा जाता है। तो बिल्कुल ये फैक्ट आप लोग अगर पढ़े होंगे तो हो सकता है याद हो, क्योंकि अलग अलग जो देश होते हैं उनके यहाँ जो सामूहिक कृषि होती है या फिर झूमिंग कृषि होती है, अलग अलग नाम से लोग नवाजते हैं। तो किबुत जिम कहा जाता है इजराइल में जो सामूहिक कृषि होती है। यस। और दूसरा हम कह रहे हैं तेल अवीव याफा इजराइल का प्रमुख धार्मिक स्थल है जहां से कृषि निर्यात होता है। तो यहाँ पर ये तो तेल अवीव याफा इजराइल का प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो ये धार्मिक स्थल नहीं है दोस्तों, इजराइल का व्यापारिक औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर ये धार्मिक स्थल नहीं है। तो नाम में भी लगा है तेल, तो आप तेल से समझ लीजिएगा ये व्यापारिक है।
तो ये आपके दिमाग में बना रहेगा, तो ये गलत है, तो आपका ऑप्शन केवल एक हो जाएगा। आगे अगर हम लोग ये 7वें वाले को देखें तो किलाउ ज्वालामुखी विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, तो यस, किलाउआ ज्वालामुखी विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। तो यहाँ एक कह रहे हैं, है नहीं, तो यानी शामिल है। तो दूसरा वाला को देखें तो इसके शिखर ढहने से एक काल्डेरा का निर्माण हुआ है। काल्डेरा मतलब दोस्तों जैसे ज्वालामुखी अगर होता है तो यहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाता है, उसमें पानी वगैरह भर जाता है, तो उसे हम लोग झील के नाम भी दे देते हैं। तो काल्डेरा का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर 107वें का आपका दो के दोनों यहाँ पर सही है। आगे अगर हम लोग देखें तो 8वें वाले को, तो कह रहे हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति अभी आप लोग जानते हैं इस्तीफा दिए, तो वो आपको करंट में हो सकता है ना पूछे, लेकिन इनडायरेक्टली आपको पॉलिटिक्स में सवाल बना सकता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को अपने उसके पद से हटाने की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके संबंध में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, पढ़कर बताना है सही कौन सा है हमारा। तो कथन आपको कह रहे हैं उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित नोटिस देना आवश्यक होता है। जी बिल्कुल, ये देना होता है, और उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाता है, लोकसभा की सहमति आवश्यक नहीं है। तो लोकसभा की आवश्यक नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप उसको हटाने का जो प्रस्ताव होता है तो केवल राज्यसभा में पेश कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोकसभा की भी अनुमति आवश्यक होती है। ध्यान नहीं देकर आपके कथन को बिगाड़ दिया, तो हम कह सकते हैं ये गलत हो गया। जो आपका सही उत्तर होना चाहिए वो ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको 9वें वाले में कह रहे हैं, हाल ही में किस देश ने मार्बर्ग वायरस रोग जिसे हम लोग एमबीडी कहते हैं, मार्बर्स वायरस डिसीज के प्रकोप में कई लोगों की मृत्यु हो गई है। तो वो कौन सा ऐसा देश है जहां पर एमबीबी के प्रकोप से मृत्यु हुई है, ये हमें बताना है। तो ये रवांडा, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा हमारा। रवांडा आप लोग जानते हैं साउथ अफ्रीका का एक देश है, साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका कह सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप। आगे अगर हम लोग देखें 10वें वाले में, तो 10वें वाले में हमसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि हाल ही में विकसित की गई डायमंड बैटरी, एक अभी विकसित किया गया है डायमंड बैटरी, किस रेडियो आइसोटोप पर आधारित है। तो आइसोटोप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो हम ये उम्मीद करते हैं ये समझाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कह रहे हैं डायमंड बैटरी किस आइसोटोप पर आधारित है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर यहाँ यूरेनियम 35 ये तो नहीं होगा, प्लूटोनियम ये भी तो नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ये थोरियम भी नहीं होगा, ये कार्बन हो सकता है। हमें नहीं मालूम था, लेकिन इतना तो मुझे क्लियर है कि हाँ ये तीनों तो यहाँ पर नहीं है, तो यही सी वाला होगा। आप भी ऐसे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो सीमित जानकारी में भी प्रश्नों को क्रैक कर सकते हैं। आगे अगर देखें तो 111 का अगर इसमें करें, हाल ही में रहा, चर्चा में रहा मिल्क वीड फाइबर, तो भी चर्चा में रहा था ये मिल्क वीड फाइबर किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मिल्क वीड फाइबर एक अनोखा प्राकृतिक रेशा होता है, जिसे कह सकते हैं मिल्क वीड फाइबर मिल्क वीड के बीजों से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका का देश इसमें से कौन है, किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर रामी भी नहीं है, ये भी नहीं है, यस यही हो सकता है, एस्क्लेपियास सीरिएको एल, तो यही है, उत्तरी अमेरिका का देश है ये, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें 12वें में, तो कह रहे हैं हाल ही में बायोबिटुमेन, तो बायोबिटुमेन से बना भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग किस स्थान पर बनाया गया है। तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो बायोबिटुमेन से बना है, भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये नागपुर मनसन बाईपास, तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा आपका, नागपुर। ये अभी आप लोगों ने देखा होगा केंद्रीय नितिन गडकरी जो अपने परिवहन मंत्री हैं, तो राजमार्ग जो संख्या 44 है उस पर नागपुर मनसन बाईपास सेक्शन पर बायोबिटुमेन से बने भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन उन्होंने किया है।
तो इसके बारे में ट्विटर अगर आप लोगों ने उनका देखा होगा, एक्स, तो पता चला होगा, वो जानकारी देते रहते हैं हमेशा। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा किए जाने वाले यूएसडी या फिर आईएनआर हम लोग कह सकते हैं मुद्रा स्वैप के संबंध में कुछ कथन लिखे गए हैं, कौन सा सही नहीं है। तो हमें बताना है सही कौन सा है। यहाँ कथन मतलब कौन सा सही है, तो उसके आधार पर हमें सही विकल्प चुनना है। तो मुद्रा स्वैप में आरबीआई विदेशी मुद्रा को रुपए के साथ एक पूर्व निर्धारित दर पर अदला बदला करती है। तो यस, मुद्रा स्वैप में आरबीआई जो होते विदेशी मुद्रा को रुपए के साथ एक निर्धारित दर पर, इतना मतलब उसका रेट क्या है, उस निर्धारित रेट पर उसे अदल बदल सकता है। ये आपका ये पहला वाला कथन तो आपका सही है। आगे अगर हम लोग देखें, ये दूसरा, इस प्रक्रिया में कह रहे हैं आरबीआई प्रारंभ में बैंकों को डॉलर उपलब्ध कराता है। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये गलत है। आरबीआई शुरुआत में डॉलर नहीं देता, बल्कि बैंकों से डॉलर लेकर उपलब्ध कराता है, पहले लेता नहीं है। तो यहाँ पर ये तो आपका गलत हो गया। तो हम दो जहाँ जहाँ है उसको एलिमिनेट कर दें, यहाँ यहाँ एलिमिनेट कर दिए, तो अपने आप हमारा उत्तर निकल गया। हाँ भाई, ये सी होगा। अब जबकि हमें तीसरे कथन के बारे में जानकारी नहीं है, फिर भी हम उत्तर को यहाँ निकाल सकते हैं। अब हम कह सकते हैं इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी यानी तरलता लाना है। आगे अगर हम लोग देखें 14 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं भारत में माइक्रो फाइनेंस की नींव 1970-80 के दशक में सेवा बैंक के क्षेत्र और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे हम लोग रीजनल रूरल बैंक के नाम से कहते हैं, कि इसकी स्थापना में पड़ी। तो यस, ये वाला आपका ये भी कथन सही है। तो और अगर हम लोग दूसरे वाले को देखें, तो वित्तीय समावेशन और विकास विभाग की स्थापना 1990 के दशक में नाबार्ड के द्वारा की गई थी। तो यस, ये यहाँ पर दोस्तों ये गलत है। वित्तीय समावेशन और विकास विभाग की स्थापना 1990 के दशक में नाबार्ड के द्वारा यहाँ पर नहीं की गई थी। ये इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पर गलत दिया है। तो यहाँ पर नाबार्ड ने 1992 में जो स्वयं सहायता समूह होती है, बैंक लिंकेज से प्रोग्राम शुरू किया था। जबकि यहाँ पर ये जो दिया है वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, तो इसकी स्थापना 2012 में आरबीआई के द्वारा की गया था। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपको गलत दे दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये बी वाला होगा, केवल एक सही है। आगे अगर हम लोग ये देखें 15 वाले को, ये भी कथन कारण से ही रिलेटेड है। तो कथन देख लें हम लोग, कारण देख लें। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश जनवरी 2050 सॉरी 24 जनवरी 1950 को रखा गया। तो ये बात सही है, बच्चों वाली बात है। और 1958 से ही करें राजधानी लखनऊ है। नहीं दोस्तों, इसके प्रक्रिया में कई सारे चरण आए। आंशिक राजधानी बनी, फिर इसके पहले इलाहाबाद था, फिर आंशिक राजधानी बनी, फिर पूरा बना। तो ये गलत है। आपको पूरा याद नहीं होगा, लेकिन इतना तो याद होगा, हाँ पहले ये था। तो यहाँ ये गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन जो होना चाहिए वो एक हो जाएगा, क्योंकि एक सही है, सॉरी एक सही है और दूसरा वाला गलत है, तो बी हो जाएगा आपका यहाँ। आगे देखें अगर हम लोग 16 वाले में, तो कथनों पर विचार करके हमें बताना है कि सही कौन सा है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अब तक 10 बार लगाया जा चुका है। इसका सबसे हालिया प्रयोग मार्च 2002 में लगा था। तो यस, आप लोग जानते हैं जो उस समय सपा बसपा के बीच संघर्ष था, तो आप लोग जानते होंगे, तो पता होगा। यस। और दूसरा वाले में कह रहे हैं सुचेता कृपलानी। अगर आपसे जैसे पूछा सबसे अधिक बार कहाँ लगाया गया, तो उत्तर प्रदेश में। सबसे लंबे समय तक आपसे पूछे तो पंजाब बताइएगा। तो सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जो आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की, और देश की भी पहली ऐसी महिला थी सुचेता कृपलानी जो महिला मुख्यमंत्री बनाई गई थी। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं आपका यहाँ पे, तो सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 17 वाले में, तो क्रय शक्ति समता, जिसे हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्रय शक्ति समता के आधार पर किसी मुद्रा से खरीदी जा सकने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा होती है, न कि बाजार विनिमय। तो यस, आप लोग जानते हैं ये सही हो जाएगा, आपका कथन ये सही है। नीति आयोग के अनुसार जो पीपीपी होती है, यानी क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 15,000 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया है। तो यस, ये दोनों के दोनों हमारे कथन सही हुए। आगे अगर हम लोग ये 18 वाले को देखें, तो गिनी गुणांक के बारे में आप लोग जानते हैं, असमानता को मेजर करते हैं, आय की असमानता।
या संपत्ति की असमानता को मापता है। इसका मान 0 होता है या 0 होता है तो पूर्ण समानता, 1 होता है तो पूर्ण असमानता के बीच होता है। इसके बारे में आप लोग खूब पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स टर्म है ये। तो ये तो सही हुआ आपका। इसमें वाले में देखें दूसरे में, तो गिनी गुणांक को लॉरेंज वक्र और समानता रेखा के बीच क्षेत्र के निरूपित किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं लॉरेंज वक्र भी होता है एक तरह का, वो भी असमानता को इसी तरह से देखता है। तो यहाँ पर दोनों बातें यहाँ पर सही हो गई, गिनी गुणांक को लॉरेंज वक्र और समानता रेखा के बीच जो क्षेत्र निरूपित किया जाता है इसके माध्यम से। तो यहाँ पर आपकी दोनों बातें सही हैं गिनी गुणांक के सेंस में। आगे अगर हम लोग ये 19 वाले को देख लें इधर, तो 19 वाले में जो आपसे बात कही जा रही है कि कथन पर हमें विचार करके बताना है कि हमारा सही कौन सा है। तो देखें, मारी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम तत्वों की खोज की थी। सॉरी, यहाँ पर मारी क्यूरी लिख दिया, लेकिन कहीं कहीं मैडम क्यूरी लिखा जाता है इनको। तो रेडियम जिसे हम लोग RA और पोलोनियम जिसे हम लोग PO बोलते हैं, तो इसकी खोज किया था। तो यहाँ पर ये सही है। पहला वाला कथन तो हमारे सही हो गए। यहाँ दूसरा हम कह रहे हैं इन तत्वों को रासायनिक पृथक्करण की विधि से अलग किया जा सकता है। तो यस, तो दोनों के दोनों कथन सही है हमारे यहाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 120 में देखें तो वही है, कथन पर हमें विचार करके बताना है सही कथन। तो शक संवत आप लोग जानते हैं 78 यानी 78 ईस्वी में, और गुप्त संवत 319 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो ये तो हिस्ट्री का एकदम फैक्ट है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, सही है। और 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध जो हुआ था, आप लोग जानते हैं मोहम्मद गोरी था, और उस किसके साथ हुआ, पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसी से मुस्लिम की वास्तविक सत्ता स्थापित हुआ। तो यही बात यहाँ कहा जा रहा है। तो 120 में आपकी दोनों की दोनों बातें सही हैं। अगर उस समय चौहान साहब जीत गए होते तो कुछ मामला और होता। तो 121 में कथनों पर विचार करके बताना है कि सही कौन सा है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने की थी। तो बिल्कुल सही फैक्ट है। अगला देखें तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में लंदन में भारतीय ग्रंथों के अनुवाद और अध्ययन के लिए किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही फैक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ आगे अगर हम लोग देखें तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हुए 21 का, तो सी हो जाएगा। आगे अगर देखें 22 वाले में, तो किस शासक ने वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था, यानी सेकेंड राजधानी बनाया था, कौन सा? तो हर्यक वंश का एक शासक था दोस्तों। मतलब हर्यक वंश शासक नहीं था दोस्तों, एक शिशुनाग था जो हर्यक वंश को समाप्त किया था। तो यही शिशुनाग ने मतलब शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, और अंत में वाराणसी को उन्होंने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। आगे अगर हम लोग ये 23 वाले को देख लें इधर, तो भारत में शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर के संदर्भ में कुछ बातें लिखी गई हैं, हमें पढ़कर बताना है। तो देखें, आधुनिक रूप से शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेग्यू ने अपनी कृति द स्पिरिट ऑफ द लॉ 1748 में प्रतिपादित किया था। तो यस, ये बात एकदम सही है। मॉन्टेग्यू जो फ्रांसीसी विचारक थे, उनके है ये सिद्धांत है। तो भारतीय संविधान में शक्तियों के कठोर पृथक्करण न अपनाकर नियंत्रण और संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंस पर आधारित है। तो यस, ये भी बात सही है। तो दोनों के दोनों कथन हमारे सही हो गए। तो थोड़ा सा छिप गया है, देखते हैं, दोनों बातें सही हैं, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें ये 24 वाले को, तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपाल की भूमिका पर दिए गए निर्देशों पर विचार किया। तो अभी आप लोग जानते हो तमिलनाडु वाला केस आया था, इसमें तो बहुत ज्यादा उसमें विवाद हुआ था कि राज्यपाल जो मतलब केंद्र सरकार के एक तरह का प्रतिनिधि होता है, वो राज्यों में बहुत सारा हस्तक्षेप करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को 1 महीने में अपना निर्णय देना होगा, और अगर वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख रहे हैं उसको, तो राष्ट्रपति को 3 महीने में, यानी राष्ट्रपति के लिए 3 महीना बताया गया और राज्यपाल के लिए 1 महीना। तो राज्यपाल को किसी भी विधेयक को निर्णय, सहमति या असहमति राष्ट्रपति के लिए जो आरक्षित रखना हो या कुछ करना हो, तो 1 महीना के भीतर लेना होगा। राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर अधिकतम 3 माह के भीतर निर्णय करना होगा। यस, दोनों के दोनों बातें सही हैं। तो 124 का जो आपका है वो सी हो जाएगा।
दोनों बातें सही लिखी गई हैं। और 125 वाले को देखें तो भारत किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने वाला पहला देश है जिसे अंतरराष्ट्रीय न्यायशास्त्र में मान्यता मिली। तो ये भारत जो है, आप लोग जानते हैं दोस्तों, इस समय दोस्तों कुछ लोग तो ये लगा देंगे मानव केंद्रित है, तो ये नहीं होगा, पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण, यानी पारिस्थितिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाएंगे तो मानव दृष्टिकोण अपने आप उसमें आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे अगर देखें तो 26 में हमें कह रहे हैं कि भारत के पूर्वी तट पर परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बियों के सुरक्षित बेस के निर्माण के लिए किस परियोजना की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर किस परियोजना की शुरुआत की गई, तो यहाँ तो शीबर्ड नहीं है, वर्षा का नाम करके है। यस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह एक नौसैनिक कह सकते हैं परियोजना है, परमाणु शक्ति चलित बैलिस्टिक मिसाइल से ये रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगला कह रहे हैं इनियो चोस 25, तो एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है जिसे आयोजित किया गया था। तो किस देश के द्वारा इसे आयोजित किया गया था, तो यहाँ पर ये ग्रीस। यस, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा आपका, ग्रीस। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो 28 में, ये 28 में आपसे पूछा जा रहा है कथन पर हमें विचार करके बता देना है कि सही कौन सा है। तो देखें, राज्यों में पंचायतों के अंतरण की स्थिति, सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग रिपोर्ट भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की सहायता से पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अभी आप लोग देखे होंगे ये जो पाई नाम से आया था, तो ये तो सही है हमारा, ये तो पहला वाला सही है। दूसरा वाले को देखें तो पंचायती अंतरण सूचकांक यानी डेवोल्यूशन इंडेक्स में राज्यों को 6 आयामों के आधार पर रैंक दिया गया था। तो यस, ये भी कथन सही है आपका, जो सही होना चाहिए वो सी हो जाएगा आपका। अगर हम लोग ये 29 को देखें अगर इधर, तो यहाँ पर भी इस टाइप के हमारे सवाल हैं कथन से रिलेटेड, बताना है कथनों विचार करके सही कौन सा है। तो देखें, सुप्रीम कोर्ट ने मंडोना ग्रामीण विकास फाउंडेशन बनाम भारत सरकार 2023 के मामले में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की जांच के लिए समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। तो यस, यहाँ पर दोस्तों एक टर्म आपके सामने आया है, यहाँ प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व। तो ये प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व क्या होता है, तो दोस्तों एक होता है प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व में, जैसे कि आप लोग देखे होंगे गांव में महिलाएं प्रधानी, जैसे सरकार कहती है कि भाई ये प्रधानी कोटा जो है महिलाओं से इतने लिए आरक्षित किया गया है, तो महिला प्रधान बन जाती है, विधायक सांसद बन जाती है, लेकिन उसके पति उसके बेटे मिलकर वो केवल नाम मात्र की रह जाती है, पूरा शासन पूरी प्रक्रिया हर एक चीज वो करते हैं। तो इसी को प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व कहा जाता है कि हैं तो महिलाएं लेकिन वो वास्तविक शक्ति का प्रयोग उनका कोई और कर रहा है। तो यही इसमें पाया गया था, तो एक वाला ये सही है। कभी भी आपके सामने एक टर्म आ जाए प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व तो आप लोग बता देना। वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों ने लगभग 46% महिलाएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर महिलाएं तो हैं लेकिन वो प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व के तहत हैं, तो दोनों बातें सही हैं, आपका सी हो जाएगा। 30 में देखें तो हाल ही में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक्शन समिट की सदस्यता किन दो देशों के बीच की गई है, तो भारत और फ्रांस के बीच किया गया है। पेरिस में आयोजित हुआ था ये एआई एक्शन वाला। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत और फ्रांस के बीच जो मतलब एआई वाला मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुआ, तो कहाँ हुआ, तो पेरिस में हुआ जो फ्रांस की राजधानी है। आगे अगर हम लोग देखें तो 31 में कह रहे हैं कौन सा युग्म यानी कौन सा जोड़ा सुसंगत के रूप में मेल खाता है। तो कभी कभी यहाँ पर लिख देगा मेल नहीं खाता है, तो इसको बड़ा ही ध्यान से पढ़ना होगा हमें। तो शक्ति, तो भारत और फ्रांस की बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है एक, तो यस सही है। यहाँ पर कौन सा मेल खाता है, तो शक्ति एक तरह का दोस्तों आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। तो भारत और फ्रांस की बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास, तो नौसेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच तो है लेकिन ये नौसेना अभ्यास नहीं है। यहाँ पर ये आपको यहाँ पर ये गलती किया है। गरुड़ ये वायुसेना है, यस भारत और फ्रांस के बीच ये वायुसेना अभ्यास है, तो ये वाला सही है। गरुड़ एक प्रकार का पंछी होता है, आप ऐसे याद कर लेंगे पंछी उड़ता है आसमान में, तो ये वायुसेना से रिलेटेड है। और लोग अपनी शक्ति दिखाते हैं यानी जैसे कुश्ती करेंगे, तो ये कुश्ती जो है दोस्तों ये थल सेना है, नौसेना का नहीं है।
तो तरंग शक्ति भारत और फ्रांस के बीच थल सेना का है, थल सेना का नहीं, ये भी एक तरह का जल सेना से रिलेटेड, ये भी गलत है। वरुण भारत फ्रांस की रक्षा स्टार्टअप मंच है, तो बी गलत है, तो बी सॉरी बी सही था, तो हम बी लगा दिए। आगे अगर 32 वाले को देखें तो कथन पर हमें विचार करना है पहले और बताना है सही कौन सा है। तो केंद्रीय बजट 2025 में वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। जो हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का, तो उसमें 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा, तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है तो कितनी मतलब क्षमता का परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित किया गया है ये बजट में, तो 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, सही है। हाल ही में अमेरिका ने भारत की 3 प्रमुख परमाणु संस्थाओं को अपनी एंटिटी लिस्ट से हटाया है, जिसे भारत अमेरिका 123 समझौतों के कार्यान्वयन में मार्ग प्रशस्त किया। तो यस, तो ये दोनों बातें सही है आपका, तो सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग ये 33 वाले को देखें तो कह रहे हैं वही विचार कीजिए सही कौन सा है। प्रयागराज की बेलन घाटी और सोनभद्र की सिंगरौली घाटी में पूरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो यस, इसमें सिंपल सी बात है, प्राप्त हुए। और कुलडीहवा और महगड़ा से नवपाषाण कालीन कृषि पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो यस, कुलडीहवा यहाँ ये बेलन घाटी यानी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है ये, तो नवपाषाण कृषि पशुपालन के साक्ष्य मिले, तो दोनों बातें सही है, यहाँ सी हो जाएगा हमारा। आगे अगर देखें तो 34 वाले में जो हमसे कह रहे हैं ये लहुरा देव, सॉरी एक कथन दिया है पहले हमें, 2 ठो कथन, अब बताना है सही कौन सा है। तो लहुरा देव जो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश के वर्तमान संत कबीर नगर है, उसी में ये लहुरा देव है, जहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले थे, यानी धान की खेती का प्रमाण, प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ था यस। और मददहा और सराय नाहर जो कि प्रतापगढ़ के और इलाहाबाद के बीच आसपास का ये क्षेत्र है, जैसे स्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित है, जहां शवाधान और अस्थि आभूषण मिले हैं। तो यस, प्रतापगढ़ का है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ मिलेगा ही, तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये सी हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन हमारे यहाँ सही है। आगे अगर हम 35 वाले को देखें तो संविधान सभा के गठन से संबंधित आपको कुछ बातें लिखी गई हैं, बताना है कि सही कौन सा है। तो संविधान सभा से गठन से संबंधित है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1934 में संविधान सभा की मांग को अपनी आधिकारिक नीति में शामिल कर लिया था, तो ये बिल्कुल सही कथन है, 1934 में ही। और समाजवादी कांग्रेस पार्टी भी बनी थी, ये भी कथन पूछा जाता है 1934 में ही। और संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हुआ। इसने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक तरह से प्रारूप तैयार किया और कैबिनेट मिशन के तहत ये शुरू हुआ था। तो दोनों बातें सही हैं, तो हमारा ये सी हो जाएगा, ये 135 का हमारा सी हुआ। आगे अगर हम लोग देखें 36 वाले को, तो इसमें भी कह रहे हैं कि संविधान सभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्वीकृति को लेकर यह किसने वक्तव्य दिया था। जरा हम वक्तव्य को पढ़ें तो यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। तो ये बात किसने कहा था दोस्तों, ये सब बात तो आपको दिमाग में एक बात तो आ गई होगी, कहाँ भाई, ये तो या तो नेहरू जी कह सकते हैं या तो अंबेडकर जी। तो किसने कहा था दोस्तों ये, तो यहाँ पर ये जो बात कही थी तो ना तो नेहरू जी कहे थे ना तो अंबेडकर जी, ए.के. अय्यर ने बोला था दोस्तों ये। तो संविधान सभा के सदस्य थे ये ए.के. अय्यर, इन्होंने ये वक्तव्य दिया था। तो आप लोग जानते हैं पहले ये जो वयस्क मताधिकार की उम्र थी तो 21 साल थी, और आपको ये कमेंट में बताना है किस संविधान संशोधन के माध्यम से तो इसको घटाकर 18 साल किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग में लोग भाग ले सके इसलिए। तो सी हो जाएगा आपका। 137 को अगर हम लोग देखें तो भारतीय संविधान में राजनीति के संदर्भ में राज्य शब्द का अर्थ सही मामले में क्या है। तो यही बच्चों वाली बात है, ये राज्य शब्द का आप लोग जानते हैं मतलब एक भूभाग होनी चाहिए, उस भूभाग वो जो है स्वतंत्र होना चाहिए। तो इस तरह का आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पर कई सारी बातें। तो एक राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग पर रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी वो कहीं और से कंट्रोल ना होती हो, वो संप्रभु हो।
तो सी हो जाएगा हमारा 37 का सी। आगे अगर हम लोग देखें ये 38 वाले में, तो इसमें भी देखने में बड़ा है लेकिन कोई दम नहीं होगा इसमें। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कुछ बातें लिखी गई हैं, इन बातों को पढ़कर बताना है कि सही कौन सा है। तो देखें, पहला स्टेटमेंट देखें तो यदि नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह संवैधानिक उपचार के अधिकार, तो मौलिक अधिकार के सेंस में लिखा है तो वही बात है कि संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत अदालत में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, तो कोई बात नहीं है इसमें। अनुच्छेद 32 में आप लोगों को ये बताया गया होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, वर्तमान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी कराना प्रतिबंध है, तो यस, ये भी बात यहाँ पर आपके सही है। तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को सीमित है, भाषाई नहीं, तो दोस्तों गलत है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों आते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका तीसरा है, तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो केवल पहला और दूसरा सही है, तो हम कह सकते हैं केवल दो गिनना था हमें, यूपीएससी जैसा सवाल इसमें दे दिया है। आगे देखें हम लोग, तो 39 में कह रहे हैं कि किन किन उपराष्ट्रपतियों ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो दोस्तों एक बार आप लिस्ट बना लीजिए, कोई भी पॉलिटी की अगर टेक्स्ट बुक रखे होंगे तो उसमें देख लीजिएगा, आपको इस बात को पता लग जाएगा कि पहले तो आप ये देख लीजिएगा कितने राष्ट्रपति बने अब तक, कितने उपराष्ट्रपति बने, फिर आप देख लीजिएगा ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, तो आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा। तो इसमें कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपतियों ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, तो वो कौन से हैं। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं वीवी गिरी और वीडी जत्ती, ये दो ऐसे हैं, जानते हैं। पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली, ये दो ऐसे उपराष्ट्रपति थे, कार्यकाल पर ही इनकी मृत्यु हुई थी और इन्हीं के स्थान पर ये आए थे। तो यहाँ पर तो इसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर। तो वीवी गिरी जो थे वो जाकिर हुसैन के मरने पर इनकी नियुक्ति हुई थी और वो जत्ती साहब को इनमें हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो कथनों पर विचार करें, बताएं सही कौन सा है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सदन की कार्यवाहियों का संचालन करता है, बिल्कुल करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है, तब वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। तो दोस्तों जानते हैं आप लोग, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति कार्य करता है, यानी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, कहीं चला जाए, असमर्थ हो जाए, बीमार हो जाए, तो इस्तीफा दे दे, इस सेंस में जब वह राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, वह उपसभापति ऐसा करते हैं। तो ये आपका तो गलत हो गया, तो केवल एक है, 140 का जो आपका सही होना चाहिए वो ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 41 में, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रोजेक्ट अलंकार योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रोजेक्ट अलंकार योजना है, यह किससे रिलेटेड है, कब शुरू हुई थी। तो दोस्तों ये शुरू होने की आप पूछ रहे हैं, तो शुरू तो हुआ था दोस्तों, यह शुरू तो 15 अगस्त 2021 को ही शुरू हो गया था। तो इसका लक्ष्य दोस्तों जो है मतलब अलंकार से संबंधित है ना, अलंकार मतलब सजाना, ऐसे सोच लिए दिमाग में। तो जो माध्यमिक स्कूल हैं, जो खास करके जूनियर हाई स्कूल या फिर छठवीं के ऊपर के जो हैं, तो उसमें दोस्तों जो बुनियादी चीज़ें हैं जैसे टॉयलेट्स, मेज, डेस्क इत्यादि, बोर्ड, ये सब जो बुनियादी चीज़ें हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उसको वहाँ पर मजबूत करना है, सारी चीज़ों को वहाँ व्यवस्थित करना है। तो उससे रिलेटेड था ये, समझ जाइएगा आप लोग माध्यमिक विद्यालयों से। तो यहाँ पर हमें बताना है अब 142 में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में दिव्यांगजनों यानी विकलांगों के सशक्तिकरण के प्रस्ताव योजना के संबंध में कुछ बातें लिखी गई हैं, इन्हें पढ़कर बताना है। तो राज्य सरकार बचपन डे केयर सेंटर का विस्तार 26 और जिलों में करने की योजना बना रही है, यस। ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से विशेष विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी की जाएगी, बिल्कुल सही। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं 42 के। आगे अगर हम लोग देखें 43 वाले में, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा शर्तों को निगरानी करने के लिए किस संस्था के गठन का निर्देश दिया है। तो आप लोगों ने देखा होगा योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में आउटसोर्सिंग कर्मी होते हैं, यानी जो एक तरह से कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि
हेलीकॉप्टर से इनकी नियुक्ति हुई है, यानी वो सीधे उनकी नियुक्ति हो जाती है। तो श्रम अधिकारों की सेवा शर्तों इत्यादि के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी अपकॉस जिसे हम लोग कहते हैं, इसकी स्थापना हुआ है। तो कहाँ है ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो 44 में देखें तो कौन सी नदी कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है? तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में थोड़ा सा आप लोग अगर जानते होंगे तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे। तो अभी दोस्तों कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के दौरान ये जो वन्य जीवों की विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसे घोषित किया गया था। तो ये कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य तो गेरुआ नदी से प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अभी इसी गेरुआ नदी में दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे घड़ियाल के बच्चों को यहाँ पर छोड़ा गया। तो जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव करके, तो उन्होंने यहाँ पर घड़ियाल के बच्चों को बहुत सारा यहाँ छोड़ा है गेरुआ नदी में। तो उस समय ये गेरुआ नदी बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी। आगे अगर देखें तो 45 में तो 24 जून 2025 के मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक किस शहर में आयोजित हुई थी? तो क्षेत्रीय परिषद की बैठक किस शहर में आयोजित हुई थी ये हमसे कह रहे हैं। तो ये वाराणसी में हुआ था। आगे अगर देखें तो जैन आचार्य हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के किस शासक का चंद्रगुप्त मौर्य को किस क्षेत्र का शासक बताया गया है? तो ये जो जैन आचार्य हेमचंद्र ने ये जो रचना की है परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को किस क्षेत्र का शासक इसमें बताया गया है ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। तो जम्बूद्वीप, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी हो जाएगा, जम्बूद्वीप का। आगे देखें, नाम सही लग रहा है, संस्कृत टाइप का नाम है तो संस्कृत टाइप का ये भी है। तो प्राचीन नामों के संदर्भ में विचार करना है, हमें बताना है। हिब्रू भाषा के एस्तेर ग्रंथ में भारत को होड्डू कहा गया है। तो भाई कहा गया है कि नहीं कहा गया है, तो ये तो अभी थोड़ा सा हम इसको पेंडिंग में रखते हैं। तो हिब्रू भाषा के एस्तेर ग्रंथ को भारत को होड्डू बताया गया है। चीनी यात्री भिनसांग ने अपनी रचना सियूके में भारत को इंतून कहा है। तो यस, तो दोनों बातें सही हैं दोस्तों, यहाँ से रिलेटेड एक दो दोनों बातें यहाँ पर आपकी सही है। तो अगर हम लोग इसके ऑप्शंस को देखें तो सी होगा। आगे अगर हम लोग देखें तो भारतीय इतिहास और उनकी रचनाओं के दृष्टिकोण के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। तो डी कोसंबी की एन इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री यानी भौतिक वादी मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर ये आधारित है। तो यस, ये तो बिल्कुल सही है आपका। और एल बॉशन की द वंडर दैट वाज इंडिया मुख्यतः सांस्कृतिक इतिहास पर केंद्रित है, न कि राजनैतिक पर। तो यस, तो दोनों बातें यहाँ पर आपकी भी यहीं से ही हो जाएंगी। आगे अगर हम लोग ये 49 वाले को अगर देखें तो न्यायपालिका में जवाबदेही से रिलेटेड आपको कुछ कथन दिए गए हैं, पढ़ के बताना है सही कौन सा है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 248 के साथ न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया है। तो यस, महाभियोग के चलते 1999 की आंतरिक जांच प्रक्रिया मुख्यतः न्यायिक जीवन के मूल्यों पर पुनर्कथन और बेंगलोर सिद्धांत 2002 पर आधारित है। तो यस, इसके बारे में आप लोगों ने ये केस पढ़ा होगा कि आंतरिक जांच प्रणाली न्यायाधीशों की आचार संहिता पर एक तरह से आधारित है। तो दोनों बातें सही है, हमारा सी हो जाएगा। और हम लोग लास्ट प्रश्न अगर देखें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कथनों पर विचार करके बताएं कि सही कौन सा है। तो अंबु स्वामीनाथ संविधान सभा के सदस्य नहीं थी। तो यस, आप लोग जानते हैं कि थी है तो महिला यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो आप लोग जानते हैं संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। तो इसमें कह रहे हैं अंबु स्वामीनाथ, तो उन 15 महिलाओं के नाम पढ़ेंगे तो आपको अंबु स्वामीनाथ टाइप का कोई मिलेगा। तो अंबु स्वामीनाथ संविधान सभा की सदस्य थी और उन्होंने 1917 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर उन्होंने वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। तो किसी ने मिल के किया था
लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि यही थी, तो अभी के लिए हम मान लेते हैं। तो एक सेकंड, थोड़ा सा हम गूगल करके देख लें क्योंकि ये गलत ना होने पाए। तो अंबु स्वामीनाथ, तो यस ये थी। तो यहाँ पर ये तो सही है। दूसरा वाले को देखें तो राजा राम मोहन राय लोहिया ने, सॉरी राम मनोहर लोहिया ने नव समाजवाद की कंसेप्ट जो है दिया था, अधिकतम प्राप्य समानता का सिद्धांत। तो यस दोनों बातें सही है। राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ा होगा आपने, समाजवादी नेता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा आपका, 50वें का सी। तो साथियों हमने ये जो हमारी विजन की जो टेस्ट सीरीज तीसरी थी ये कंप्लीट हो गई है कंप्लीटली। आगे हम लोग कोई और टेस्ट सीरीज अगर टाइम मिलेगा तो देखेंगे। धन्यवाद।